सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातः प्रातः सद्गुरु का स्मरण करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में करता हूं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आज आपके साथ गवीश द्विवेदी। चलिए अविलंब करते हैं आरंभ आज के अंक का। जीवन में गुरु की महिमा अपरंपार है। बिना सद्गुरु के जीवन कठिन है। गुरु सन्मार्ग दिखलाते हैं और जीवन के हर भंवर से निकलने का मार्ग दिखलाते हैं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का बोध कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि वैशाख मास का हो रहा है आरंभ। तो कौन से पक्ष का हुआ है आज आरंभ और क्या है आज की तिथि और नक्षत्र, आइए जान लेते हैं सुप्रभातम कार्यक्रम के प्रथम प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि सोमवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो सुप्रभातम के इस मंच पर अब क्रम है उस ज्ञान को जानने का जो शब्दों में बंधा जीवन का सार लिए आता है, जिसे हम सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत है आज का सुभाषित जो हमें धैर्यशाली पुरुष के विषय में बता रहा है। तो आइए सुनते हैं सुमधुर सुभाषित और जान लेते हैं इसके भावार्थ को हिंदी व अंग्रेजी भाषा में। य समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निरस्यति यथोरकस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते। जो मनुष्य अपने उत्पन्न कोप का क्षमा द्वारा उसी प्रकार निराकरण कर देता है जैसे सर्प पुरानी कीचुली का त्याग कर देता है, वस्तुतः वह ही धैर्यशाली पुरुष कहलाता है। Those are truly patient who can remove their anger with forgiveness, just as snakes shed their old skin for new. और सुभाषित के समानांतर अब कार्यक्रम में बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात करेंगे सैन्य शक्ति की, जहां महिला शक्ति भी समान रूप से सहयोग देती रही है। देखिए हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की यह विशेष रिपोर्ट। खड्गेन आक्रम्य भुंजीत वीरभोग्या वसुंधरा। इतिहास साक्षी है कि महान नेता और योद्धा अपनी वीरता के बल पर ही साम्राज्य स्थापित कर पाए हैं और इसके लिए अपेक्षा होती है हर परिस्थितियों में विजय दिलाने वाले युद्ध कौशलों की। और इन युद्ध कौशलों को और भी व्यापक बनाते हैं वीरभोग्या वसुंधरा के सिद्धांत को अपनाने वाले योद्धाय कृत निश्चयाः, अर्थात सर्वदा युद्ध को तत्पर साहसी सैनिक। शूरवीर सैनिकों की ओजस्विता और ऊर्जस्विता के अतिरिक्त राष्ट्र की शक्ति के लिए आवश्यक होती है सैनिकों की प्रबल संख्या। और सैनिकों की प्रबल संख्या व उनके युद्ध कौशल को लेकर आज के अत्याधुनिक व उन्नत प्रविधियों वाली सैन्य शक्तियां ही नहीं बल्कि पुरातन भारतीय सैन्य शक्तियां भी साकांक्ष रही हैं। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी और लगभग एक अक्षौहिणी में 2,18,700 की संख्या रहती है। इस आधार पे लगभग 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब है 39,36,600 सेनाएं उस समय युद्ध में रत थीं।
तो इससे यह सिद्ध होता है कि युद्ध की जितनी विधाएं हैं वो भारत में रही है। और चतुरंगिनी सेना का हम सभी नाम सुनते आए हैं, जिसमें कि हाथी की सेना, उसके बाद रथ की सेना, उसके बाद घोड़े की सेना और फिर पदाती, जिसको पैदल चलने वाले सेना कहते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा उपलब्ध होती है। अनेक प्रकार के दुर्गों की बात आती है, अनेक प्रकार के व्यूहों की बात आती है, जैसे हम चक्र व्यूह, सेन व्यूह, गरुड़ व्यूह इत्यादि की बात सुनते आए हैं। यद्यपि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस सिद्धांत के साथ भारतीय समाज हमेशा से ही युद्ध को परम लक्ष्य नहीं मानता, पर आतताई शक्तियों के प्रतिकार हेतु पुरुषों के साथ साथ महिला सैन्य शक्ति जिस तरह आज कंधे से कंधा मिलाकर शौर्य प्रदर्शित कर रही है, वह पुरातन भारतीय सैन्य परंपरा में देखने को नहीं मिलती। यह धारणा निस्संदेह भ्रामक है। ये सबसे बड़ी बात रही है कि भारत में कभी भी ऐसा नहीं सोचा गया। आज जैसे कि हमारी लड़कियां भी सेना में जा रही है, तो ऋग्वेद में स्त्रियों के युद्ध में जाना और फिर रामायण महाभारत काल में भी इस प्रकार का वर्णन मिलना, ये भारत की सैन्य परंपरा की अनूठी चीज है। निश्चय ही युद्ध के क्षेत्र में सफल नेतृत्व हेतु अद्भुत वीरता और अपेक्षित युद्ध कौशलों की आवश्यकता सार्वकालिक है, और इन्हीं युद्ध कौशलों का युगानुरूप प्रदर्शन प्राचीन सैन्य विन्यास में भी दृष्टिगत होता है। समग्रतः भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता को सैन्यगत अनेक आयामों के साथ समझना वीर भोग्या वसुंधरा के वास्तविक मर्म को आत्मसात करना कहा जाएगा। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। तो राष्ट्र शक्ति के रूप में महिला शक्ति विषयक भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि जानने के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है स्वास्थ्य प्रभाग का। तेज धूप और गर्मी हमारी त्वचा को प्रभावित करती है। ऐसे में त्वचा की कई समस्याएं हो सकती हैं। घमौरियों की समस्या गर्मियों में बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। कैसे इस मौसम में घमौरियों से बचाव किया जा सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। गर्मियों का मौसम कई तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस मौसम में कई समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण होती है, जो बाहरी तत्वों के संपर्क में सबसे अधिक रहती है। इसलिए गर्मी के मौसम का प्रभाव भी त्वचा पर अधिक पड़ता है। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मी में त्वचा संबंधित कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा के संक्रमण, त्वचा पर दाने, मच्छर या किसी कीड़े के काटने से समस्या, घमौरियां, सनबर्न और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। घमौरियां होने का मेन कारण ये होता है जब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है उसको स्किन से हटाया नहीं जा रहा है रूटीन तरह से, और उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह का कपड़ा पहना है जो पसीनों को वो सोख नहीं रहा है, जबकि इंस्टेड वो स्किन के ऊपर रगड़ रहा है, और पसीने के जो फिर एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन आप बोल सकते हैं पसीने का, जो स्किन पे फिर वो बन जाता है, जिसको प्रिकली हीट या घमौरी कहते हैं। बढ़ नहीं सकती है पर वो ठीक नहीं होंगी, वो परेशान करती रहेंगी, उसमें खुजली, जलन होना, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। दिन रात में हमेशा वो दिक्कत रहेगी आपको, और जैसे जैसे जितना और ज़्यादा पसीना आएगा और ज़्यादा गर्मी में रहेंगे तो वो चीज़ और जगहों पे जा सकती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा में होने वाली सबसे आम समस्या है चुभती जलती घमौरियों की। अधिकतर लोगों को घमौरियां इस मौसम में परेशान करती है। शरीर के कई हिस्से जैसे गर्दन, पीठ, कमर, सीने या चेहरे पर भी कई बार छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिनमें खुजली और जलन होती है। अधिक पसीना आना, त्वचा को साफ न रखना या तंग कपड़े पहनना या सिंथेटिक कपड़े पहनना, ये सभी घमौरियों की समस्या होने की संभावना बढ़ा सकता है। वैसे तो ये समस्या कुछ समय में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन यदि इसका सही उपचार न हो तो व्यक्ति को इससे काफी परेशानी हो सकती है। लोग घमौरियों की समस्या को ठीक करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। यदि आप घमौरियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं
तो कुछ उपाय इसके लिए कारगर हो सकते हैं। एक नॉर्मल प्लेन टैल्क आप लीजिए, बहुत ज़्यादा ये डाला है पाउडर में, वो डाला है, वो किसी काम का नहीं होता है। स्पेशली एंटी फंगल्स हैं, मेडिसिन पाउडर में नहीं होना चाहिए। वो पर से भी कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है घमौरियों को प्रिवेंट करने में, और प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे दवाइयों वाले पाउडर आपकी स्किन पे क्रिएट कर सकते हैं। और उन दवाइयों का असर जो एक्चुअली जिस रीज़न के लिए होता है उनमें असर उन दवाइयों का कम हो जाता है अगर इस आम तौर पे सब लोग उनको पाउडर्स में यूज़ करना शुरू कर दें। तो वो अवॉइड करें। नॉर्मल टैल्क आप यूज़ कर सकते हैं उन हिस्सों में जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, घमौरियाँ बनती हैं, जो कि ऊपर का पीठ का हिस्सा, ऊपर का छाती का हिस्सा यहाँ पे होता है। इनफैक्ट जो ज़्यादा खुशबू जिस प्रोडक्ट में होती है, फ्रेग्रेंसेस होते हैं, तो फ्रेग्रेंसेस से अपने आप से कई तरह की स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो जहाँ पे कई लोगों में देखा गया डिओड्रेंट से एलर्जीज़ हो जाती हैं, तो बगलों में जहाँ डिओड्रेंट लगाते हैं वहाँ पे रैशेज़ हो जाते हैं, या बैक में आगे चेस्ट पे लगाया है तो वहाँ, तो ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें अवॉइड करें। फ्रेग्रेंस वाले डिओड्रेंट्स, वाइप्स, ये सब कुछ यूज़ ना करें। घमौरियों की समस्या बच्चों में काफी देखी जाती है क्योंकि उनकी त्वचा कोमल होती है। हालांकि बड़े भी इस समस्या से प्रभावित होते हैं। घमौरियों से बचाव के लिए सबसे आसान है कि आप गर्मियों के मौसम में अपनी त्वचा की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बार बार नहाएं, लूज कॉटन कपड़े पहने, दिन में जितना हो सके पंखे, कूलर, एसी के सामने रहें, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके ठंडा पानी शरीर पे डाल लें। खासकर पीठ पे, छाती के ऊपर के हिस्से में घमौरियाँ ज़्यादा होती हैं, इन हिस्सों को बचाव करना ज़रूरी है। आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, लैक्टोकैलामीन आप लेके कहीं से वो यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिल जाता है खुजली में। सूती कपड़े पहने, साथ ही कपड़े अधिक तंग न हो। कोशिश करें कि अधिक पसीना न आए, और फिर भी यदि घमौरियों की समस्या हो जाए तो एक विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार इसका सही उपचार लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बाबू बशाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। अति सर्वत्र वर्जयेत, यह तो आप सबने सुना ही होगा। अब मौसम गर्मी का है और गर्मी अधिक होना भी स्वाभाविक है। अधिक गर्मी का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए जान लेते हैं कि इस मौसम में कौन सी यौगिक क्रियाएं गर्मी के प्रभाव को कम करने में सहायक या उपयोगी हो सकती हैं। आज हम 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि हमें गर्मी के मौसम में बहुत ही राहत दिलाएंगे। तो आज हम सबसे पहले चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। उसके लिए हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे या सांस को छोड़ेंगे। उसके लिए हम प्रणव मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं। हाथ को नॉस्ट्रिल के पास में लाएंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस भरेंगे। जब हमारा इनहेलेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करके अच्छे से पूरा एक्सहेल आउट करेंगे। ऐसे ही कम से कम 5 से 10 बार हम अभ्यास करेंगे। और दूसरा प्राणायाम जो हम
अभ्यास करने वाले हैं उसका नाम है शीतली प्राणायाम, जो कि गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही फलदायक साबित होने वाला है। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हम इस प्रकार करते हैं कि माउथ से इनहेल करते हैं और नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। तो सबसे पहले हम टंग को बाहर निकालेंगे और टंग को रोल करते हुए हॉलो ट्यूब बनाएंगे और फिर माउथ से इनहेल करेंगे अच्छे से सांस लेके। जब हमारा इनहेलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो टंग को माउथ में वापस अंदर लाके माउथ क्लोज करके नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आउट करेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे, हम अभ्यास करेंगे अभी। तो ये था हमारा शीतली प्राणायाम। इस प्रकार से कम 5 बार अभ्यास करेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने किए 2 प्राणायाम जो गर्मी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, चंद्र भेदक और शीतली प्राणायाम। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। मौसम के हिसाब से अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के दिनों में तपती धूप में आपको एक तो छाछ लेना, कोकोनट वाटर लेना, नींबू पानी लेना, ये ज़्यादा लेना ज़रूरी है। खाने में भी तरबूज वगैरह ऐसे फल हो जिससे पानी ज़्यादा शरीर में जाए। पीने के लिए सौंफ है और जिसको कहते हैं पुदीना, उसके पत्ते अगर पानी में उबाल कर और वो पानी ठंडा करने के बाद पिया जाए तो उससे शरीर में बहुत आराम रहेगा। धूप में जाते वक्त छतरी लेना, कवर करना, कैप पहनना ज़रूरी है ही। भले आप छोटे से डिस्टेंस के लिए भी क्यों न जाओ, हमेशा कवर करके ही जाओ, जिससे फ़ायदा होगा। कब गर्मी अंदर घुस जाती मालूम भी नहीं पड़ता है। और ये चंदन जो है उसका जो पेस्ट है वो अगर अमुक जगह लगाया जाए सोने के पहले, जैसे यहाँ है, कान के पीछे है, नेक पे है, नाभि के ऊपर है, तो उससे बहुत ही सही रहेगा जीवन। कोशिश करिए। नमस्कार। तो नियमित योगाभ्यास करते रहिए। सीखते रहना भी जीवन की एक सुंदर कला है। प्रत्येक अवस्था में सीखने का अपना एक अलग आनंद होता है। योगासनों को सीखने के बाद अब आइए सीखते हैं संस्कृत भाषा से जुड़े कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में। इसी क्रम में सभी के लिए संस्कृत की पाठशाला प्रभाग में क्या बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र, आइए देखते हैं। नमो नमः संस्कृतानुरागिभ्यः। समेषां स्वागतं संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं द्वारा अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता के क्रम को। पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की, जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहा करते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है जयति, जिसे हम साधारणतः जयते इस रूप में अधिक लिखा पाते हैं। और इसी रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के जयते शब्द से परिचित नहीं होते, या हम कहें जयति इस शब्द से भी जो परिचित नहीं होते, वे जयते यह प्रचलित रूप भी जयति के स्थान पर बोल जाया करते हैं। देखिए, संस्कृत के साधारण रूप से 2 स्वरूप हैं जिसे हम और आप इन दिनों संस्कृत पाठशाला के माध्यम से सीख रहे हैं। वह लौकिक या सांप्रतिक संस्कृत है, जबकि लौकिक या सांप्रतिक संस्कृत से भी पहले वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ करता था। अब वैदिक संस्कृत से लोग सर्वथा अपरिचित हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। बस व्यवहार की भाषा अब वैदिक संस्कृत स्वरूप नहीं, अपितु लौकिक, सांप्रतिक या आधुनिक संस्कृत है, यह अवश्य कह सकते हैं। इस लौकिक या आधुनिक संस्कृत का व्याकरण वैदिक व्याकरण से बस थोड़ी ही भिन्नता रखता है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यह सब जानकर अब लौटते हैं पुनः जयति और जयते के प्रयोग के प्रश्न पर। देखिए, हम सभी ने सत्यमेव जयते इस प्रसिद्ध वचन को पढ़ा और सुना ही है, पर यहाँ प्रश्न यह है कि जयते का प्रयोग शुद्ध है या जयति का, जिसका उत्तर यही है कि जयते यह क्रिया रूप
या धातु पद वैदिक साहित्य में प्रयुक्त है और वैदिक व्याकरण सम्मत है। अतः सत्यमेव जयते इस दृष्टि से सर्वथा शुद्ध ही है। पर लौकिक संस्कृत साहित्य या आधुनिक संस्कृत व्याकरण के निकष पर या कसौटी पर जयते इस पद को रखें तो यह अवश्य ही अशुद्ध कहा जाएगा। कहने का अर्थ यह कि यदि सत्यमेव जयते वैदिक उद्धरण न होता और तब हम ऐसा अर्थात जयते के साथ प्रयोग करते, तब यह सर्वथा अशुद्ध प्रयोग की श्रेणी में चला जाता। कुल मिलाकर तथ्य यह कि वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त और वहां से उद्धृत सत्यमेव जयते को साधारण रूप से अशुद्ध नहीं कहा जा सकता। पर यदि हम इस वैदिक उद्धरण से जयते का सर्वदा अनुकरण करने लग जाएं या लौकिक या आधुनिक संस्कृत में भी जयते का प्रयोग करने लग जाएं, तब अवश्य ही जयते इस पद को हमें अशुद्ध कहना होगा। अर्थात हमें कहना हो श्रमः जयति या श्रमः एव जयति, अर्थात श्रम ही जीतता है। पर हम कह जाएं श्रमः जयते या श्रमः एव जयते, तब अवश्य हम अशुद्ध प्रयोक्ता बन जाएंगे। इस बात का हम संस्कृतानुरागियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बात और भी, श्रम एव जयते के स्थान पर यदि हम श्रमैव जयते या फिर श्रमैव जयति हम जो यदि लिख जाएं और उसका धड़ल्ले से व्यवहार भी करने लग जाएं, तो यह पूरी तरह से अशुद्ध कहा जाएगा। यह भी भारतीय संस्कृति और संस्कृत के अनुरागियों को आत्मसात कर लेना चाहिए। तो समग्रता से कहें तो सत्यमेव जयते है वैदिक प्रयोग, अतः यह है सर्वथा शुद्ध। पर लौकिक संस्कृत में या साधारण वाक्य जब हम अब बनाएंगे तो सत्यमेव जयति यह स्वरूप ही शुद्ध होगा। इसी तरह श्रमः जयति या श्रमः एव जयति ही है शुद्ध प्रयोग, न कि श्रमः जयते या श्रमैव जयते आदि आदि। तो सत्यमेव जयते और श्रमः एव जयति जैसे प्रयोगों के माध्यम से आज आप वैदिक और लौकिक संस्कृत से भी परिचित हुए। तो इसी तरह संस्कृतम ज्ञानम स्वकम एवमेव सर्वतः संवर्धयन्तु भवन्तः इति कामयमानः साम्प्रतं भवदीयाम् अनुमतिमिहे पुनर्दर्शनाय। नमोस्तु। और संस्कृत की पाठशाला के बाद अब आइए आपको लेकर चलते हैं एक प्रेरक समाचार की ओर, जो है अंडमान निकोबार द्वीप से जुड़ा हुआ। मिलिए एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व से जिन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की डियर वुमेन के रूप में जाना जाता है। क्यों है इनका व्यक्तित्व प्रेरक, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अनुराधा राव को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हिरन महिला के रूप में जाना जाता है। वो रॉस द्वीप पर एक गाइड के रूप में काम करती हैं और द्वीप के जंगलों में रहने वाले हिरणों के साथ उनका एक विशेष बंधन है। गौरतलब है कि अनुराधा राव ने कम उम्र में ही पशु कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 3 दशकों से उन्होंने हिरन और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया और इसीलिए यहाँ के लोग उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। मैं शुरू से जुड़ी थी, हिरन के पास आती थी, इनको खाना वाना देती थी, मगर मेरे को इतना डर भी लगता था कोई कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। बहुत कुछ गलत काम भी देखा। वो लोग हमेशा मना करते थे ये काम करने के लिए, मत करो, छोड़ दे सब चीज़, अपना जो करना तो कोई इच्छा करो। मगर मैं सुनती हुई थी, मगर जब भी आंख बंद करती हूँ ना ये हिरन दिखते हैं। दरअसल अनुराधा के दादा दादी नाना नानी आजादी से पहले कैदियों के रूप में अंडमान लाए गए थे और इसीलिए अनुराधा बचपन से ही यहाँ हिरणों के बीच पली बढ़ी हैं। अनुराधा कई हिरणों की देखभाल करती हैं। इनमें से 2 हिरन जिनका वजन 70 और 75 किलोग्राम है, 17 साल से उनके साथ है। 25 सालों से अनुराधा हिरणों का विश्वास हासिल करने के लिए काम कर रही हैं। उनके साथ समय बिताती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं और उनके व्यवहार को समझती हैं। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हिरन अब इंसानों से उतना नहीं डरते हैं जितना पहले डरते थे और इसके पीछे अनुराधा राव के अथक प्रयास सराहनीय हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो इसी के साथ ही सुप्रभातम कार्यक्रम में प्रस्तुति क्रम को देते हैं विराम। कल पुनः नए विषय, नई सामग्री लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व सुप्रभातम कार्यक्रम के मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।